हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एडवांस कॉन्सेप्ट एकेडमी। मैं आपकी क्यूरेटिव फिजियो मैम। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एएमयू बीएससी नर्सिंग के पीवाईक्यूज। तो ये पीवाईक्यूज मैं आपके साथ एडवांस कॉन्सेप्ट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आपको एएमयू बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की तैयारी कराने वाला है। इन फ्यूचर मैं इसके साथ एसोसिएट होने वाली हूँ। ये जो बैच है आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में ये बैच आपको मिलने वाला है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड। अगर आप ये बैच खरीदना चाहते हैं तो आप ये दिए हुए दोनों नंबर पर कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक नोटिस डिस्कस करने वाली हूँ। ये जो नोटिस है एएमयू की वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। तो 7 तारीख में ये नोटिस अपलोड हुआ है, जहां पर एएमयू बीएससी नर्सिंग का जो रिजल्ट है वो कैंसिल हो गया है। आई होप आप सबने ये नोटिस देख रखा होगा। ये जो रिजल्ट है कैंसिल क्यों हुआ है तो मैं ये आपको बताती हूँ। तो जो बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट था, जैसे हमें मालूम है कि बीएससी नर्सिंग में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट जो रिजल्ट आया है विद नेगेटिव मार्किंग के साथ आया। किसके साथ आया है? विद नेगेटिव के मार्किंग के साथ। इसीलिए जो रिजल्ट है हमारा कैंसिल हो चुका है। आप सभी नोटिस भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और जो न्यू रिजल्ट है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट अपलोड कर दिया है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड के टोटल 20 क्वेश्चन हर साल इस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आपने बायोलॉजी भी पढ़ रखी है तो इन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं कि ये कितने इजी क्वेश्चन है और आप इजीली इन क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ड्रेसिंग एंड बैंडेज आर यूज टू द। तो ड्रेसिंग एंड बैंडेज किसके लिए यूज होती है? तो ड्रेसिंग का मतलब समझते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि अगर हमारे चोट लग जाती है तो ड्रेसिंग हमारे जो वुंड होता है, मतलब जो घाव होता है, उसको कवर करने के लिए यूज होती है। वुंड कवर के लिए यूज होती है। एंड बैंडेज, बैंडेज हमारी किसके लिए यूज होती है? जो हमारी ड्रेसिंग होगी, ड्रेसिंग उसको होल्ड रखती है। ड्रेसिंग को होल्ड रखने का काम किसका होता है? हमारा बैंडेज का। एंड जो बैंडेज होगा, बैंडेज हमारा जो ब्लीडिंग होगी, खून निकलता है, ब्लीडिंग उसको रिड्यूस करती है। तो ये काम हमारा होता है ड्रेसिंग एंड बैंडेज का। अब हम ऑप्शन देखते हैं। रिड्यूस द विक्टिम टेंशन, रिड्यूस इंटरनल ब्लीडिंग, हेल्प कंट्रोल ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शंस, मेक इट इजी टू टेक द विक्टिम टू द हॉस्पिटल। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हेल्प कंट्रोल ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो ये वाली बात समझ में आ गई आपकी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनता है यहाँ पर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा हेल्प कंट्रोल ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये वाला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? करंट यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो कि याद करने वाला है। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं करंट, वो कौन से हैं? मनसुख एल मंडाविया, हर्षवर्धन, जेपी नड्डा या गुलाम नबी आजाद। तो कौन से हमारे करंट यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है? मनसुख एल मंडाविया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बनता है, ठीक है। तो ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि विच इज द कॉमनेस्ट प्रेजेंटिंग सिम्टम्स इन केस ऑफ फॉरेन बॉडी इन द थ्रोट ऑफ चाइल्ड। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अगर कोई चाइल्ड है, उसकी नेक में कुछ चीज, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा फंस जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होती है। तो कौन सा सिम्टम उसमें सबसे पहले रिप्रेजेंट होगा? ये क्वेश्चन ये हमसे पूछा है। अब जैसे कि कोई बच्चा है, उसके गले में कॉइन अटक गया है, तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो कौन सी प्रॉब्लम उसको होती है? टॉकिंग इजीली, चॉकिंग, नॉर्मल ब्रीथिंग या प्लेइंग नॉर्मली। तो ये तो हमारे नॉर्मल पार्ट है, जैसे कि टॉकिंग इजीली, ये भी हमारा नॉर्मल एक्टिविटी होती है। नॉर्मल ब्रीथिंग, ये भी हमारी नॉर्मल एक्टिविटी है। प्लेइंग नॉर्मली, ये भी हमारी नॉर्मल एक्टिविटी है। अब हम बात करते हैं चॉकिंग की। तो चॉकिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, मतलब बच्चे के गले में कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे फंस जाता है, तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, मतलब उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। तो इस चॉकिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चाइल्ड है, उसके गले में कुछ चीज भी फंस जाती है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट फंस जाता है, तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो चॉकिंग का मतलब यहाँ पर ये होता है। तो ये समझ में आ गया आपको। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारा क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द वैक्सीन अवेलेबल फॉर द कोविड-19। तो कोविड-19 के लिए कौन सी वैक्सीन अवेलेबल रहती है? तो कोविड-19 कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है?
ये सब आपको पता होगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है वायरस। तो वायरस ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारा कोविड कोविड कराता है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सी वैक्सीन होगी हमारी? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक 5 या ऑल ऑफ दिस। तो वैक्सीन जो अवेलेबल है कोविड 19 के लिए वो कोवैक्सीन भी है हमारी, वो हमारी कोविशील्ड भी है, स्पुतनिक 5 भी है और ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारा? डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आई होप आप सबको समझ में आ भी रहा होगा कि कितने इजी क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और अपने यूट्यूब चैनल क्यूटी फीजो पर भी अपलोड कर दिए हैं वहां पर। और ये क्वेश्चंस मैंने जो कराए थे, मतलब जो मैंने अपने नोट्स प्रोवाइड कराए थे, उसमें से 20 में से 18 क्वेश्चंस ये डायरेक्टली पूछे गए थे। जिस बच्चे ने जो नोट्स पढ़े थे उन्होंने ये क्वेश्चन कर भी दिए थे, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डिजास्टर इज द, तो नेचुरल डिजास्टर का एग्जाम्पल क्या होता है? तो नेचुरल डिजास्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रोसेस, मतलब नेचुरल डिजास्टर का मतलब क्या होगा कि ऐसा प्रोसेस जो अर्थ की प्रोसेसिंग से होता है, मतलब अर्थ में कुछ भी खराबी हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, उसकी प्रॉब्लम से जो बनेगा उसको हम कहते हैं नेचुरल डिजास्टर। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है नेचुरल डिजास्टर का? यहाँ पर अर्थक्वेक हो गया हमारा, अर्थक्वेक, फ्लड, वॉल्केनिक इरप्शन, ये सब हमारे होते हैं नेचुरल डिजास्टर के एग्जाम्पल। तो ये वाली बात समझ में आ गई आपके। तो जैसे कि ऑप्शन पढ़ते हैं हम, और एटॉमिक बॉम्बिंग, एटॉमिक बॉम्बिंग हमारा नेचुरल डिजास्टर है या मैन मेड डिजास्टर है? तो ये हमारा मैन मेड डिजास्टर है, मतलब इंसानों ने खुद बनाया है, ना कि नेचुरली है ये तो हमारा मैन मेड हो गया, मैन मेड। एक्सप्लोजन की बात करें, एक्सप्लोजन भी बताइए, ये भी आपको पता होगा, एक्सप्लोजन भी हमारा मैन मेड का, मतलब ह्यूमंस ने खुद बनाया है, तो ये भी हमारा मैन मेड है। केमिकल वॉरफेयर, केमिकल वॉरफेयर भी हमारा मैन मेड डिजास्टर है। अब बात करते हैं हम अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक हमारा नेचुरल डिजास्टर है। क्या है हमारा? नेचुरल डिजास्टर है, मतलब ये इंसानों ने नहीं बनाया है, ये अर्थ में कुछ भी प्रॉब्लम होती है उसके अकलिंग से बनता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाली बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अपना, हु इज नोन एज अ लेडी विद द लैम्प। तो लेडी विद द लैम्प के नाम से किसको जाना जाता है? हिटगार्ड पेपिलियो, लेडिगा ई हॉल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या बेटी न्यूमैन। तो किसको जाना जाता है हमारा लेडी विद द लैम्प? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। तो ये डायरेक्टली याद करने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? विच वन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रोल ऑफ नर्स इन द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में नर्स का रोल क्या होता है फर्स्ट? जैसे अगर आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे तो वहां पर आप जाते हैं तो आपको नर्स कैसी चाहिए, मतलब नर्स का काम आप क्या देखेंगे कि वो केयर गिवर हो, मतलब सबसे ज्यादा उसके लिए केयरिंग होनी चाहिए अपने पेशेंट के लिए, उसको मेडिसिन प्रोवाइड कराए उसको, ठीक है, उसको डेली एक्टिविटीज में असिस्ट करे। तो ये काम होता है हमारा किसका? नर्स का। तो ऑप्शन पढ़ते हैं अपना, केयर गिवर, रिसर्चर, लीडर या एडवोकेट। तो हमारा जो नर्स का मेन रोल क्या होता है? केयर गिवर, मतलब जो हमारी नर्स है वो केयरिंग होनी चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? कोविड-19 इज कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म। तो कोविड-19 मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि कोविड-19 किस ऑर्गेनिज्म से होता है, ठीक है, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से या पैरासाइट से। तो कोविड-19 किस ऑर्गेनिज्म से होता है? हमारा वायरस से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और वो कौन सा वायरस होता है हमारा? सार्स CoV-2। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है कोविड-19 को, वायरस कॉज करता है, और कौन सा वायरस होता है हमारा? SARS-CoV-2। तो ये वाली बात क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और मुझे कमेंट में भी बताना कि आप सबको ये क्वेश्चन कैसे लगे, इजी लगे आपके हिसाब से, मॉडरेट है या टफ है, ये सब भी मुझे आप सब कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 है, आइडेंटिफाई द सिंबल गिवन बिलो। तो ये सिंबल हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो ये आपको याद रखना है, ये भी हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है, ठीक है। नॉट येट रिसाइकलिंग, नॉन रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग या नन ऑफ दीज। तो ये सिंबल हमारा रिसाइकलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? 50 क्वेश्चन, कार्डियोलॉजिस्ट इज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु टेक केयर ऑफ विच डिसीज। तो कार्डियोलॉजिस्ट हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, ये हम जानते हैं। वो किस डिसीज को प्रिवेंट करते हैं, केयर करते हैं किस डिसीज की?
ब्रेन की, आइज की, बोन की या हार्ट की। अब बात करें हम ब्रेन की, जैसे कि ब्रेन है, ब्रेन के लिए कौन से मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, मतलब डॉक्टर्स होते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं हमारे ब्रेन के लिए होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, आइज के लिए होते हैं हमारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, बोन की बात करें तो बोन के लिए होते हैं हमारे ऑर्थोपेडिशियन, हार्ट की बात करें तो हार्ट के लिए होते हैं हमारे कार्डियोलॉजिस्ट। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि कार्डियोलॉजिस्ट के लिए कौन से होते हैं, तो कार्डियोलॉजिस्ट किसके लिए होते हैं? हमारे हार्ट के लिए। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ स्लीप फॉर एन अडल्ट। तो अडल्ट के लिए कितनी स्लीप जरूरी होती है? 4 आवर, 6 आवर, 8 आवर या 10 आवर? ठीक है, अब तो काफी लोग 12-12 आवर की स्लीप लेते हैं, बट जो एक्सेप्टेड है साइंटिफिक जो हमारी स्लीप है वो कितनी होनी चाहिए? 7 to 9 आवर। 7 to 9 आवर हमारी होनी चाहिए। अब देखो इसमें 7 और ना ही 9 आवर है, तो 7 के बीच में हमारा क्या आता है? 8 आता है। तो 7 to 8 मतलब 9 हम इतनी स्लीप ले सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब 8 आवर तक आप स्लीप ले सकते हैं, 7 to 9 आवर। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ रिक्रिएशनल थेरेपी फॉर द स्टूडेंट। तो रिक्रिएशनल थेरेपी के बेनिफिट क्या होते हैं स्टूडेंट के लिए? अब समझते हैं रिक्रिएशनल थेरेपी होता क्या है। तो ऐसी थेरेपी जिसमें हम सॉन्ग को यूज करते हैं, डांस को यूज करते हैं या किसी क्रिएटिविटी को यूज करते हैं जो पेशेंट की या स्टूडेंट की हेल्थ को इंप्रूव कर सके। तो मैं बताती हूँ आपको, मतलब ऐसी थेरेपी, दैट थेरेपी in which dance, songs and any other creativity use for health। तो जिससे हमारा क्या होता है, मतलब क्रिएशनल थेरेपी से हमारा क्या हो जाएगा फिर? तो जिससे हमारी फिजिकल आउटकम, फिजिकल, माइंड इंप्रूव होगा। ठीक है ना। तो पेशेंट हमारा फिजिकली भी इंप्रूव होगा और माइंड भी इंप्रूव होगा, जैसे वो खेलने लगेगा, सही से लोगों से बात करने लगेगा। तो रिक्रिएशनल थेरेपी ये इंप्रूव कराती है। अब देखो अगर हम ऑप्शन देखें, बात करें, इंप्रूव द फिजिकल आउटकम, इंप्रूव साइकोलॉजिकल आउटकम, इंक्रीज अटेंशन स्पैन और ऑल ऑफ दीज। देखो फिजिकल आउटकम मतलब बाहर से दिखने में वो अच्छा लगे, फिजिकली मतलब बाहर से दिखने में अच्छा लगे उसको, वो इंप्रूव हो जाए, तो ये भी हमारा सही है। अब बात करते हैं इंप्रूव साइकोलॉजिकल आउटकम। साइकोलॉजिकल मतलब माइंडफुली, तो जो पेशेंट है या स्टूडेंट है वो माइंडफुली इंप्रूव हो जाए, तो ये भी हमारा ट्रू है। इंक्रीज अटेंशन मतलब उसकी जो अटेंशन है वो भी इंक्रीज हो जाए, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑल ऑफ दीज, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दीज मतलब इंप्रूव फिजिकल आउटकम, इंप्रूव साइकोलॉजिकल आउटकम और इंक्रीज अटेंशन स्पैन। ठीक है, और ये समझ में आ गया होगा आप सबके कि रिक्रिएशनल थेरेपी का मतलब क्या होता है यहाँ पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है कि पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट इज कंसर्न विद द ट्रीटमेंट ऑफ। तो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट किसके ट्रीटमेंट के लिए कंसर्न होते हैं? चिल्ड्रन के, एडल्ट के या अडल्ट के या ऑल ऑफ दीज के? बताइए। तो पीडियाट्रिक किसके साथ ट्रीट करते हैं? हमारे चिल्ड्रन के साथ। चिल्ड्रन के साथ कौन कितनी एज तक, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी, इन्फेंट, एडोलेसेंट, मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी से बच्चे होंगे 18 इयर्स के, उन सबको कौन सा डिपार्टमेंट ट्रीट करता है? हमारा उन सबको ट्रीट करता है हमारा पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट। तो कौन ट्रीट करता है? न्यू बॉर्न बेबी से 18 ईयर तक के बच्चों को कौन ट्रीट करता है? हमारा पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय द, तो डेंगू फीवर किससे कॉज होता है? मॉस्क्यूटे से, हाउस फ्लाई से, रेट से या बैट से? तो मॉस्क्यूटो, जो डेंगू फीवर है हमारा, वो इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो होगा, इन्फेक्टेड मॉस्किटो, और इन्फेक्टेड मॉस्किटो कौन सा हमारा? एडिस, एडिस मॉस्किटो, एडिस। और एडिस मॉस्किटो में भी कौन सा मेन मॉस्किटो था हमारा? एडिस इजिप्टी, एडिस एडिस इजिप्टी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो डेंगू फीवर है कौन कॉज करता है? हमारा एडिस मॉस्किटो। और कौन सा मेनली मॉस्किटो? एडिस इजिप्टी। तो ये वाली बात समझ में आ गई आपके कि डेंगू फीवर कौन कॉज करता है? मॉस्किटो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और मॉस्किटो का नाम भी आपको याद रखना है कि एडिस इजिप्टी। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर मेंटेन हेल्थ? तो हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए कौन से फैक्टर्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं? पर्सनल हाइजीन, वैक्सीनेशन, बैलेंस डाइट या ऑल ऑफ दीज? तो कौन से फैक्टर्स होंगे हमारे? आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। मतलब पेशेंट जो ह्यूमंस होते हैं, इंसान होते हैं, उनके पास पर्सनल मतलब पर्सनली हाइजीन भी होनी चाहिए, जिससे जो डिसीज है प्रोटेक्ट रहे, वैक्सीनेशन भी उसको कराना चाहिए, और बैलेंस डाइट भी होनी चाहिए, जिससे जो खाने में हमें न्यूट्रिएंट्स भी, अपने जो बॉडी है उसको न्यूट्रिएंट्स मिल सके। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, क्लीनिनेस, फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप आर द पार्ट ऑफ। तो ये सब किसके पार्ट होते हैं? तो ये तो आपको पता होगा, नॉर्मली ये तो डेली एक्टिविटीज का पार्ट होता है। पर्सनल हाइजीन के होंगे, सोशल हाइजीन के होंगे, या हाइजीन के होंगे, नन ऑफ दीज। तो ये सब इंसान क्यों करता है? फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट और स्लीप, ये सब अपने लिए नहीं करता है ना। मतलब उसकी एक्सरसाइज अपनी बॉडी के लिए होती है, स्लीप भी अपनी बॉडी के लिए होती है। तो ये खुद पर्सनल हाइजीन होते हैं, ना कि सोशल हाइजीन। तो करेक्ट आंसर इसके लिए क्या बन जाएगा हमारा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पर्सनल हाइजीन। मतलब ये खुद के लिए होते हैं, ना कि दूसरों के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज ऑब्जर्व ऑन द। तो इंटरनेशनल योगा डे कब बनाया जाता है? तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है, तो मैं ये डायरेक्टली आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे कब बनाया जाता है हमारा? 21 जून में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। और ये सब क्वेश्चन हमारे पीवाईक्यू से आए, ठीक है। और जो मैंने नोट्स दिए थे आप सबको, जो नोट टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराए थे, और यूट्यूब चैनल पर भी मैंने आप सबको कराए थे, ये डायरेक्टली इन सबसे हमारे 20 में से 19 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। तो जो भी चीजें आपको टीचर प्रोवाइड कराता है, उनको आपको अच्छे से करना चाहिए, ताकि आप अपना जो एग्जाम है उसमें सिलेक्शन ले पाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मेथड टू प्रिवेंट हीट स्ट्रोक इन ह्यूमंस आर द। तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए कौन कौन से मेथड होने चाहिए? अब पहली बात तो बच्चों को ये नहीं पता होगा कि हीट स्ट्रोक का मतलब यहाँ पर होता क्या है। तो हीट स्ट्रोक का हम हिंदी में कह सकते हैं लू लगना। जैसे गर्मी होती है, गर्मियों में बहुत तेज हवा चलती है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी में क्या लग जाती है? लू लग जाती है, जिसको हम आमतौर पर कहते हैं लू लगना, ठीक है ना। जिसमें ये हमारी एक मेडिकल कंडीशन, सीरियस मेडिकल कंडीशन होती है, सीरियस मेडिकल कंडीशन, जिसमें जो बॉडी का टेम्परेचर है हमारा, टेम्परेचर बॉडी का वो 40 डिग्री सेल्सियस से अबव पहुंच जाता है। टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री से ज्यादा पहुंच जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो हीट स्ट्रोक का मतलब समझ में आ गया आपका, लू लगना। ये हमारी सीरियस मेडिकल कंडीशन होगी, और टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री से अबव पहुंच जाता है। अब इसका जो प्रिवेंट है, हम इसको कैसे कर सकते हैं? अब हमारे ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि वियर लाइट कलर्ड लूज फिटिंग क्लॉथ, मतलब हमें जो लूज कपड़े पहनने चाहिए गर्मियों में। ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग डे टाइम, मतलब हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। या फिर यूज अ हेड और अम्ब्रेला, हमें अम्ब्रेला और हेड को यूज करना चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन तो मुझे सही लग रहे हैं, क्योंकि देखो हमें लू लगने से बचने के लिए क्या करना चाहिए कि हमें ढीले कपड़े पहनने चाहिए, लूज क्लॉथ पहनने चाहिए, और हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए दिन में, ठीक है। डे टाइम में, क्योंकि गर्मी बहुत है इस टाइम, तो हमें दिन में बहुत सारा पानी पीना चाहिए। और जब भी आप बाहर जाएं, कहीं भी शॉप पर जाएं, किसी काम से जाएं,
तो उस टाइम आपको हेड और अम्ब्रेला यूज करनी है। किससे बचने के लिए? लू लगना, मतलब हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आपको ये सब चीजों का यूज करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और मेन बात यहाँ पर थी कि हीट स्ट्रोक का मतलब क्या होता है। तो हीट स्ट्रोक का मतलब होता है लू लगना, जिसमें जो बॉडी का टेम्परेचर है हमारा 40 डिग्री सेल्सियस से अबव पहुंच जाता है। बस ये मेन आपको याद रखना है। और ये भी देखो, ये भी एएमयू की जो बीएससी नर्सिंग का पीवाईक्यू उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विटामिन ए डिफिशियंसी लीड टू द। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है? स्कर्वी, बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस या प्लेग्रा। तो ये भी आपको याद रखना है कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से हमारी नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करें स्कर्वी, तो स्कर्वी हमारा किससे होता है? विटामिन सी की डिफिशियंसी से। विटामिन सी डिफिशियंसी। बेरी की बात करें तो बेरी होता है हमारा विटामिन बी1 की डिफिशियंसी से। विटामिन बी1 की डिफिशियंसी से। प्लेग्रा की बात करें तो ये हमारा होता है विटामिन बी3 की डिफिशियंसी से। विटामिन बी3 की डिफिशियंसी से। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि स्कर्वी विटामिन सी की से, बेरी विटामिन बी1 की से, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डिफिशियंसी से, और प्लेग्रा हमारा होता है विटामिन बी3 की डिफिशियंसी से। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये चीजें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके एग्जाम में कभी आ जाए तो आप अच्छे से इनको कर पाए, ताकि आप इनको स्किप ना करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरनेशनल नर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन द। तो नर्सेस डे कब बनाया जाता है? 12 मई में, 12 जून में, 12 जुलाई में, या 12 अगस्त में। तो जो हमारा नर्सेस डे है वो 12 मई में मनाया जाता है। और मनाया क्यों जाता है ये भी रीजन आपको पता होना चाहिए। तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बर्थ एनिवर्सरी पर हमारा नर्सेस डे सेलिब्रेट होता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की एनिवर्सरी पर, नाइटिंगेल बर्थ एनिवर्सरी। एनिवर्सरी पर हमारा नर्सेस डे सेलिब्रेट होता है। और कब सेलिब्रेट होता है? हमारा 12 मई में। ये भी क्लियर हो गया आपको। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपके क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्यूरी लगे तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपको बैच भी ज्वाइन करना है कि एडवांस कॉन्सेप्ट अकेडमी, अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।